नमस्कार प्यारे बच्चों, एसके की पाठशाला 3.5 में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 10 का अनसोल्ड पेपर, जिसमें जैसा कि आपको पता होता है कि 70 नंबर का आपका पेपर आता है और उसमें 20 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुविकल्पी टाइप के होते हैं। बाद बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सोल्व करना पड़ता है। तो आज हम इस वीडियो में बहुविकल्पी प्रश्नों को करेंगे। ये 2026 का गैस पेपर है जो कि आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। हो सकता है अभी तक आप लोगों ने देख लिया हो, नहीं देखा है तो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे इस वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं अगले 10-20 प्रश्नों को कराने वाला हूं। उसके बाद के जो प्रश्न हैं जो हल कराने वाले होंगे उनको मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा, तब सोल्व करा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न में कहा गया निम्नलिखित में कौन सा सह अभाज्य गुणनखंडों का युग्म है। तो सह अभाज्य गुणनखंडों का रूल्स क्या होता है, जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य नंबर से कट जाए वो सहभाज्य संख्या नहीं होती है, और जो संख्या एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से ना कटे तो वही सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो आप देखिएगा, ये जो है अन्य संख्या से कट रहा है 7 से, ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ एक से कटेगा, दोनों है ना, एक के अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो यही आंसर होना चाहिए आपका। और ये 3193 है, ये 31 से कट जाएगा, ये भी 31 से कट जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद 32 और 62 ये दोनों 2 से कट जाएंगे। किससे कट जाएंगे? 2 से ये भी कटेगा और 2 से ये भी कटेगा, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो आपका बी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फटाफट देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि द्विघात बहुपद इतने के शून्य 2, -3 है तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये दो तरीके से आप लगा सकते हैं, या तो समीकरण बना के लगा लो। जैसे इस बहुपद में एक बार x के स्थान पे 2 रख दो, एक बार -3 रख दो, हल कर लो, आंसर आ जाएगा। या फिर आपको पता है अल्फा बराबर यहाँ 2 दे रखा है, बीटा बराबर आपको -3 दे रखा है। आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अच्छा, b की जगह पर आपके पास a+1 है, तो आप क्या करेंगे, अल्फा की जगह पर 2 और बीटा की जगह पर -3 और b की माइनस चिन्ह लगाने के बाद b की जगह पर a+1 और अपान ए की जगह पर क्या है, x² का गुणांक 1। अब इसे जब सोल्व करेंगे तो -1 = -a+1, ठीक है ना। एक मिनट, a+1 इस तरीके से लिखेंगे, माइनस से माइनस चला जाता है तो 1 = हो जाएगा a+1। a बराबर जब आप देखेंगे तो 1 - 1 = 0, अर्थात आप देखेंगे a बराबर 0 किस में है, a बराबर 0 जहाँ मिल जाएगा वही आंसर। a बराबर 7 नहीं होगा, a बराबर 5 नहीं होगा, a बराबर 2 नहीं होगा, a बराबर 0, ठीक है। डी पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला देख लेते हैं, आगे क्या कहा गया है। देखिएगा अगले क्वेश्चन में, संख्या n² - 1 किससे विभाज्य होनी चाहिए, 8 से। तो n पूछ रहे हैं, n बराबर क्या होना चाहिए, तो n पूर्णांक, ये बोल रहे पूर्णांक। देखिए पूर्णांक का मतलब क्या होता है, समझते चलिएगा। पूर्णांक का मतलब होता है जो संख्या रेखाओं पर हम इस तरीके से दर्शाते हैं, 0 1 2 3, ठीक है, डॉट डॉट अनंत तक, इधर -1 -2 -3, इस तरीके से डॉट डॉट माइनस अनंत तक। तो ये बोल रहे हैं पूर्णांक, मतलब यहाँ कोई भी नंबर उठा के यहाँ रख लो n की जगह पर, नहीं। जैसे अगर मैंने n बराबर मान लो 2 ले लिया, 2 का वर्ग किया, -1 किया, 2 दूनी 4 -1 बराबर 3, तो क्या ये 8 से कटेगा? नहीं ना, नहीं कटेगा। तो ऐसा नहीं, ये पूर्णांक तो नहीं होगा। प्राकृत संख्या मतलब 1 से अनंत तक की जो संख्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो भाई अभी 2 रख के देख लिया, नहीं कटा, ठीक है ना। तो प्राकृत संख्याएं भी नहीं ले सकते सारी की सारी। अच्छा, विषम संख्या, इस पर विचार किया जा सकता है। विषम संख्या जैसे मैंने माना 1 के बाद आता है 3 के बाद आता है 5 के बाद आता है 7, इस तरीके से। तो देखिएगा ये सही है, ये सही है। कैसे सही है, n की जगह पर इसमें 1 रखो, तो 1 का वर्ग -1, तो ये हो जाएगा 1 - 1 बराबर 0। अच्छा, 0 8 से डिविजिबल होता है, बराबर 0 आ जाएगा, राइट। इसके बाद मान लो 3 रख के देख लो, 3 का वर्ग -1, 3 × 9
-1 हो जाएगा 8, 8 8 से डिविजिबल होता है ना, तो ये भी सही हो जाएगा। इसके बाद 5 रख के देख लो, 5 का वर्ग -1 25 -1 बराबर 24, 8 से कटेगा 8 तिहाई 24। तो आप देख पा रहे हैं विषम संख्या तो सही है, ये सही है आंसर आपका, ठीक है, डी नहीं होगा। सम संख्या का मतलब यहाँ 2 4 6 8, तो आप देख लो यहाँ पर 2 रखा था, क्या बना 2 दूनी 4 -1 3 बचा, 8 से नहीं कटा, है ना। 4 रखोगे 16 -1 15, 15 भी 8 से नहीं कटेगा। तो इस तरीके से आपका जो सी पार्ट है वही सही है, ठीक है, सी पार्ट इज द राइट आंसर। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा सवाल, चौथे में कहा गया है रेखाएं a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का कोई हल नहीं है। यदि देखिए यहाँ पर 3 कंडीशंस बनती हैं, आपको पता है। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, जब ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। सेकंड कंडीशन क्या होती है, जब ये समांतर रेखाएं होती हैं। थर्ड कंडीशन क्या होती है, जब दोनों रेखाएं समपाती हों, मतलब एक रेखा पर दूसरी रेखा जा रही हो चढ़ के। तो इस तरीके से इस स्थिति में एक हल होता है क्योंकि एक जगह प्रतिच्छेदित करती हैं। इस स्थिति में अनेक हल होते हैं क्योंकि हर जगह आप देख पा रहे हैं एक रेखा दूसरी रेखा को टच कर रही है। जहाँ जहाँ दूसरी रेखा टच करेगी वहाँ वहाँ आंसर आएगा, ठीक है। इस स्थिति में कोई हल नहीं होता है। कौन सी स्थिति में, इस स्थिति में। ये स्थिति कौन सी होती है, समांतर वाली। तो इसके लिए क्या कंडीशन होती है, a1/a2 ≠ b1/b2। इसके लिए क्या कंडीशन होती है, a1/a2 बराबर b1/b2 ≠ c1/c2। तो ये कंडीशन होती है, एक भी हल के लिए नहीं, यहाँ पर कोई हल नहीं निकलेगा, ठीक है। और इसकी कंडीशन क्या होती है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यहाँ पर सारे के सारे बराबर हो जाते हैं। ये प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए कंडीशन होती है, ये समांतर रेखाओं के लिए कंडीशन होती है, ये नहीं, ये संपाती, ये समांतर और ये प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए कंडीशन होती है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने पूछा कौन सी कंडीशन, तो आप देख पा रहे ए इज द राइट आंसर, ठीक है, समझ गए होंगे। अगला देखिएगा, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। पहले तो आप शून्योत्तर परिमेय संख्या का मतलब समझिए। शून्योत्तर परिमेय संख्या का अर्थ क्या होता है, परिमेय संख्या कौन सी होती है, पहले समझिएगा। जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सके और q ≠ 0 हो वो तो परिमेय संख्या होती हैं। अब शून्योत्तर अगर जुड़ जाए, शून्योत्तर तो नॉन जीरो का कंडीशन रहता है इसमें, कि इसका मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। मतलब इसका हल जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो, और क्यू भी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। वैसे जीरो कैसी संख्या होती है, जीरो परिमेय संख्या होती है, इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, बट जीरो जो है शून्योत्तर परिमेय संख्या नहीं होती है। तो बस अब ये कह रहे हैं कि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। अब आपको पता है अगर जीरो का गुणा किसी अपरिमेय संख्या में करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, परिमेय। सिर्फ और सिर्फ सिंगल कंडीशन है, परिमेय अपरिमेय का गुणनफल। परिमेय कब आता है, जब परिमेय में अपरिमेय में जीरो का गुणन किया जाए। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि परिमेय संख्या जो है शून्योत्तर परिमेय संख्या है। अगर शून्योत्तर परिमेय संख्या है तो जीरो का ऑप्शन हमारे पास नहीं रहेगा। अब यहाँ पर कोई भी परिमेय संख्या आप ले सकते हैं मगर जीरो नहीं ले सकते। अब आपको पता है जब हम जीरो नहीं ले सकते हैं और अपरिमेय संख्या में गुणा करेंगे तो रिजल्ट हमेशा अपरिमेय ही मिलेगा। क्या मिलेगा, अपरिमेय। जैसे मान लो आपने लिया 0.5, ठीक है ना, और इसमें गुणा करना है अपरिमेय संख्या मतलब √2 का, तो आंसर में आपको क्या मिलेगा, 0.5 √2। इसको थोड़ा सा अगर आप सोल्व कर लेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 √2/10 हो जाएगा, और थोड़ा सोल्व कर लेंगे तो आ जाएगा √2/5 2 और इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो 1/√2, है ना। इस तरीके से आंसर आएगा। ये भी तो अपरिमेय संख्या है। या आप मान लो 2 का गुणा कर लो
√3 में, ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, गुणा करोगे तो 2√3, तो ये भी फाइनली अपरिमेय मिला है। अगर वही परिमेय संख्या में अगर आपको 0 नहीं लेना है तो हर हाल में अपरिमेय ही आंसर आएगा। केवल एक और एक कंडीशन है कि अगर परिमेय संख्या में आपने 0 ले लिया और 0 का गुणा अपरिमेय संख्या में कर दिया तो परिमेय आ जाएगा। बट इन्होंने मना कर दिया कि आप 0 नहीं ले सकते, बाद बाकी कोई भी परिमेय संख्या ले सकते हैं और उसमें गुणा किसका करना, अपरिमेय संख्या का। तो फाइनली रिजल्ट क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। 0 लेते तो नहीं, तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा, सदैव अपरिमेय संख्या, ये सही आंसर है। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है द्विघात समीकरण। देखिएगा, ये आपको समझ आ रहा है, ये दो घात समीकरण के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें लिखा है समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि इतना। देखिए, कंडीशन के हिसाब से मैंने बताया है कि यहाँ पर कितनी कंडीशंस बनती हैं, वैसे तो 3 बनती हैं, लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें 2 कंडीशंस होती हैं। जैसे यहाँ पर डी जो है एक बार 0 के बराबर होगा, एक बार डी 0 से बड़ा होगा, ठीक है ना, और एक बार डी 0 से छोटा होगा। इस तरीके से इसमें कैसे होते हैं मूल, दोनों मूल समान होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बराबर, अच्छा वास्तविक, यहाँ पर वास्तविक होते हैं, यहाँ पर भी वास्तविक होते हैं, यहाँ पर काल्पनिक होते हैं, ठीक है, काल्पनिक होते हैं। तो कंडीशन को समझिएगा, यहाँ पर 2 कंडीशन बनती हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या बनती है कि डी जो है पूर्ण वर्ग संख्या और 0 से तो बड़ा है ही। सेकेंड कंडीशन बनती है कि डी जो है पूर्ण वर्ग संख्या वर्ग नहीं, और ये भी 0 से बड़ा। जैसे इसमें अगर इसका एग्जाम्पल समझें तो यहाँ पर आएगा 1, 4, 9, 16 ... और यहाँ अगर कंडीशन अप्लाई की जाए, यहाँ पर क्या आएगा, जैसे 2, 3 और 5, 6, 7 ... ठीक है, ये अपूर्ण वर्ग संख्या है और ये सारी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इन दोनों कंडीशनों में क्या होता है, बस इतना अंतर रहता है, ऊपर वाली में परिमेय उत्तर आता है, कैसा आता है, परिमेय, और नीचे वाली में अपरिमेय उत्तर आता है, अपरिमेय। और दोनों में अलग अलग होते हैं, कैसे होते हैं, अलग अलग हल निकलते हैं, ठीक है, ये अलग अलग परिमेय और ये अलग अलग अपरिमेय। वास्तविक तो दोनों में होंगे, ठीक है, और ये दोनों समान होते हैं, वास्तविक तो होते ही होते हैं। यहाँ वास्तविक तो होते ही होते हैं, अलग अलग होते हैं, और अगर पूर्ण वर्ग है तो परिमेय और पूर्ण वर्ग नहीं है तो अपरिमेय, ठीक है, वास्तविक तो होने ही होने हैं। और इसमें काल्पनिक मूल। तो यहाँ पर कंडीशंस क्या दी, अब मिला लो, समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल के होते हैं यदि इतने। हाँ ठीक है, 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे इस कंडीशन में, ठीक है। समीकरण के 2 बराबर मूल होते हैं, देखिए ये समान लिखा है, डी बराबर 0, यहाँ पर भी बराबर लगा, यानी कि ठीक है, बात सही है। इसके बाद लिखा समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है, कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, ये मैंने लिख के दिया है, काल्पनिक होते हैं ऐसी स्थिति में, ये भी सही है। फिर क्या लिखा, समीकरण के 2 से अधिक वास्तविक मूल होते हैं यदि इतना, ये गलत है। तो देखिए, पहला भी सही, दूसरा भी सही और तीसरा भी सही है, चौथा गलत है। तो यहाँ पर कौन सा, ये डी पार्ट इज द राइट आंसर, ये जो आप दिख रहा है फाइनल। फर्स्ट भी सही, सेकंड भी सही, थर्ड भी सही, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है, तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। अगला देखिए, अगले प्रश्न में क्या कहा गया समझिएगा। इसमें लिखा है समांतर श्रेणी इतने का 11वां पद। अब 11वां पद को हम A11 से लिखेंगे A + 10D, ठीक है ना, एक डी कम कर देते। फार्मूला क्या होता है, an बराबर A + n - 1 × d। अब देखिए, यहाँ पर अगर जो भी पद दिया जाए उसमें से एक माइनस कर दो। अब 11वां पूछा गया तभी 10D लिख दिया मैंने, ठीक है ना। तो A1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 11 होगा, यहाँ पर A1, ठीक है, हाँ ठीक है। A1 की वैल्यू कितनी है, -5 और +10, और D की वैल्यू यहाँ कैसे निकलेगी, -5/2 से -5 घटा दो,
तो फाइनली -5/2 और प्लस का 5 सोल्व कर लो। -5 + 10/2 तो फाइनली 5/2 कितना आएगा? 5/2। ये 5 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। -5 + 25 घटाएंगे तो 20, यानी कि 11वां पद कितना आएगा? 20। बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि बिंदु इतने इतने और इतने निम्नलिखित के शीर्ष हैं। समकोण त्रिभुज के शीर्ष, द्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष और विषमबाहु त्रिभुज के शीर्ष। ठीक है, देखिएगा इसको पहले देखते हैं। मान लेते हैं कि ए को रिप्रेजेंट करता है -4, बिंदु बी को रिप्रेजेंट करता है 4, और सी जो है 0, 3 को रिप्रेजेंट करता है। तो अब देखिए सबसे पहले त्रिभुज है, त्रिभुज की 3 भुजाएं होंगी, ए बी सी और ए सी। अच्छा, ए बी बराबर क्या लिखेंगे? आपको पता है, पहले से पहला घटाइए, -4 का वर्ग प्लस 0 -0 का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा -8 का वर्ग और ये 0 का वर्ग। फाइनली ये हो जाएगा 64 -0। फाइनली ये 64 और 64 का निकलेगा 8, ठीक है ना। अच्छा इधर देखिएगा, अब बी और सी से मतलब है, वी और सी से, तो 4 -0, 4 -0 का वर्ग प्लस 0 -3 का वर्ग। तो ये कितना निकलेगा जाके? 4 चौके 16 भाई, 4 से 0 जाएगा, 4 बचेगा, 16 0 से 3 जाएगा, -3 बचेगा, तो ये 9 हो जाएगा प्लस का, ठीक है ना। फाइनली जब इसे सोल्व करेंगे, अच्छा यहाँ पर प्लस होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ये प्लस लगा है, उससे कोई मतलब नहीं है, 0 से 0 जाएगा, 0 0 वर्ग 0, यहाँ पर तो प्लस है ना, ये तो प्लस ही होगा। 16 9 25, हालांकि उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन फिर भी नियम तो नियम। यहाँ पर 5 मात्रक, ठीक है, ये भी मात्रक। अब देखिएगा इधर इसको देख लेते हैं, ए सी को। ए सी के लिए ए और सी को लेना है, ठीक है। तो -4 से कितना घटाना? 0 का वर्ग, प्लस फिर क्या करना है? 0 से किसको घटाना है? 3 को। हल करेंगे तो 4 से 0 जाएगा, हालांकि -4 है तो -4 ही बचना चाहिए, प्लस 0 से 3 जाएगा तो -3 बचना चाहिए। सोल्व करेंगे तो 16 और प्लस 9। देखिए माइनस का वर्ग हमेशा प्लस होता है, इसलिए दोनों संख्या माइनस हैं, वर्ग किया दोनों प्लस हो जाएंगे। ये 25 और 25 का जो हल होगा वो 5 निकलेगा, वर्गमूल, ठीक है। 25 का वर्गमूल कितना निकलेगा? 5। तो दो संख्याएं 5 5 और एक संख्या 8। फाइनली ये तो समझ आया कि दो संख्याएं बराबर निकल रही हैं, एक संख्या अलग है, तो दो समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा है? समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि बी पार्ट मुझे लग रहा है, लेकिन एक बार चेक करना पड़ेगा कहीं ये समकोण तो नहीं है। तो समकोण के लिए बड़ी भुजा का वर्ग छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बराबर होना चाहिए। ये 8 8 64, ये 55 25, 55 25 50, तो ये समकोण नहीं होगा, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें देखिएगा ए सी जो है बराबर है बी सी के, और ए बी नॉट इज इक्वल टू है, ठीक है ना। दो भुजाएं बराबर जिस त्रिभुज की होती है वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें लिखा है दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। ये कथन किसका है? तो ये थेल्स की प्रमेय है, सब लोगों को पता होगा, सबने पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दिए गए चित्र में ओ वाले, देखिएगा ओ केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं पी ए पी बी इस प्रकार हैं कि ए पी बी बराबर 50 अंश। देखिए ये कोण कितना है? ये कोण है, ये क्या हो रहा है भाई? ये कुछ गड़बड़ हुआ है। क्या हो रहा है? ये थोड़ा चेंज करता हूँ, ठीक है। ओके, हाँ ठीक है, अब हो जाता है कभी कभार। चलिए
तो ये जो कोण आपका है ये 50 अंश का है, ठीक है। और आपसे पूछा कौन सा कोण गया, ओ ए बी, ओ ए बी, ये वाला कोण आप देख पा रहे हैं, ये कोण मालूम करना है। तो देखिएगा सबसे पहले तो आप, ये कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का। ये कोण कितने अंश का, पूरा 90 अंश का। तो ये दोनों कोण कितना बनाएंगे, 180 अंश का, ठीक है ना कोण आमने सामने। तो बचा हुआ चारों कोण 360 अंश के होते, तो बचे हुए ये दोनों कोण कितना बनाएंगे, ये भी 180 बनाएंगे। अब आप बताइए, ये कोण और ये कोण 180 बनाएगा, 50 ये है, तो बचा हुआ ये कितना होगा, ये फिर 130 होगा, कितना होगा, 130 अंश। और ये भुजा बराबर है इस वाले त्रिभुज में, तो जो कोण बचेगा कितना, 50 अंश, 50 बचेगा ना, तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 50 को दो जगह बांट दो, 25 इधर जाएगा, 25 इधर जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, 25 अंश। इसका आंसर होगा 25 अंश। देखिए दोबारा समझिए, अगर नहीं समझ आया तो मैं दोबारा समझा देता हूँ आप लोगों को, समझो। इस कोण और इस कोण का योग सदैव 180 अंश होता है, इसका और इसका योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो आप बताओ, ये 50 अंश निकल गया, 180 अंश दोनों का मान होना चाहिए। 50 180 में से निकाल दो तो बचा कितना, अगर इसमें 50 निकाल दोगे तो बचेगा कितना, 130 अंश। और वो 130 अंश कौन सा होगा कोण, ये वाला, ठीक है, समझ रहे हैं। ये कोण कितना होगा, 130 अंश, इसका मान 130 अंश होगा। अब आप समझिए, ये त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज, ओ ए वी, एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर, एक ये और एक ये। अब तुम्हें पता है कि जब दो भुजाएं बराबर तो दो कोण भी बराबर होंगे, यानी ये कोण जो है इस कोण के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। अब आप बताओ, तीनों कोणों का योग कितना होता है, इसके तीनों कोणों का योग भी 180 अंश होता है। अब बीच वाला ओ कोण जो है वो अकेले कितना है, 130 अंश। तो बचा कितना, शेष कोण कितना बचा, 50 अंश। अब जो 50 अंश बचा उसे दो बराबर बांटना है, दो बराबर भागों में, क्योंकि पता है कि ये जितना होगा उतना ही ये। तो जब दो बराबर भागों में 50 अंश को बांटोगे तो एक 25 आएगा, दूसरा भी 25 आएगा। तो फाइनली आपसे ये पूछा गया, तो इसका मान कितना होगा, 25 अंश, ठीक है, यही तो बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका मान पूछ रहा है, ये कितने अंश की वैल्यू देता है। तो 2 10 30 अंश बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 अंश। देखिएगा 2 लिखा, 10 30 की वैल्यू 1/√3 बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, यानी कि 1/√3 का वर्ग। सोल्व करेंगे तो 2/√3 और बटे ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3। जब इसे थोड़ा सोल्व करेंगे तो 2/√3 और इसके बटे हो जाएगा 3 1 3 माइनस 1 2, 2/3, ठीक है ना। तो ये 3 सबसे ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। फाइनली ये मान होगा 2/2 बटे 2√3, है ना। इस तरीके से 2 से 2 चला गया। अच्छा, इस √3 से ये √3, अब ये बोलो कितने, क्या मिला, √3 बोलो कितने अंश का मान होता है। तो 60 को कह सकते हैं, नहीं कह सकते। tan 60 को कह सकते, बिल्कुल कह सकते। sin 60 को नहीं कह सकते, sin 30 को नहीं कहा जा सकता। तो सी पार्ट इज द राइट आंसर। tan 60 होता है, कितना होता है, tan 60 अंश का मान √3, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन, इसमें लिखा है त्रिज्या r तथा कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर, ये होना चाहिए। अब आप मिला लो, तो ये थीटा बटे 180 पाई r स्क्वायर नहीं होगा, थीटा बटे 360 2 पाई r नहीं होगा, थीटा बटे 180 बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। थीटा बटे 720 2 पाई r, 2 से अगर इसको काट देंगे तो 360, तो थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर बिल्कुल सही। तो सी पार्ट इज द राइट आंसर। थोड़ा सा सोल्व करने को है, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, गिल्ली डंडे के खेल में गिल्ली का आकार, गिल्ली आपने देखी ना, इस तरीके की होती है,
ऐसी होती है इस तरीके की, ठीक है। और इस तरीके की गिल्ली बचपन में खेली होगी ना, तो इसमें एक वेलन हो गया और दो शंकु हो गया। तो शंकु दो हैं, वेलन एक है। तो देख लो, दो वेलन गलत, एक शंकु एक बेलन गलत, दो शंकु एक बेलन राइट। सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखिए। नीचे कुछ कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात और उनके संगत मान दिए हुए हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात साइन 90, साइन 90 को आप क्या कहेंगे? एक, ठीक है। कोस 90, कोस 90 को आप क्या कहेंगे? 0, ठीक है। और टेन 60 को आप क्या कहेंगे? √3। और सेक 45 को आप क्या कहेंगे? √2, ठीक है ना। सेक 45 को आप कहेंगे √2। तो अब इनको सही से क्रम व्यवस्था में लिख लीजिएगा। देखिए सबसे पहले एक कहाँ पर है? एक है 3 के स्थान पर, तो 3 पहले होना चाहिए। फिर मुझे लाना है 0, 0 है चौथे नंबर पर, तो यहाँ पे आएगा। इसके बाद में क्या है मेरे पास? √3, √3 है 2 नंबर पे, ठीक है, √3। इसके बाद क्या है? √2, √2 जो है 1 नंबर पे है, 1 नंबर पे है √2। तो फाइनली क्रम व्यवस्था बनी 3 4 2 1। ये नहीं है, ये नहीं है, 3 4 2 1। सी इसका भी सही है, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये भी नहीं है। आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है किसी समय पर एक खंबे की छाया खंबे की लंबाई की √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण। देखिए मान लेते हैं कि ये खंबा है, ठीक है, और इसकी छाया जो है यहाँ पर बन रही है। ये क्या है? ये खंबे की छाया है, ये छाया है। ये कह रहे हैं इसकी √3 गुनी। अगर ये एच है तो ये √3 इंटू एच होगी, ऐसा प्रश्न बोला गया। तो बोल रहे सूर्य का उन्नयन कोण, सूरज महाराज ये रहे होंगे, ठीक है। अब ये थीटा मान लेते हैं सूर्य का उन्नयन कोण। तो लंब और आधार में रिलेशन किसका होता है? tan। अब यहाँ पर जो कोण होता है उसे यहाँ लिखते हैं, tan थीटा बराबर लंब, लंब एच है, आधार आधार √3 एच है, ठीक है ना। एच से एच चला गया, क्या आया? 1/√3। अब आप बताओ tan के केस में 1/√3 किसे बोलते हैं? tan 30 अंश को। कितने को? tan 30। tan से tan खत्म हो जाता है, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 30 अंश। कितनी आएगी? 30 अंश। फाइनली जो आंसर आपका होगा ए पार्ट, ए पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा। अच्छा 1 + tan थीटा और प्लस सेक थीटा, अब ठीक है। और इनटू में है 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा, cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब ठीक है, ऐसा होना चाहिए था, ठीक है, गलत लिख गया था क्वेश्चन इसका मतलब। अब सोल्व करते हैं। तो ये 1 + यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा और बटे कॉस थीटा, और प्लस यहाँ पर लिखेंगे 1/cos थीटा। ओके, इसको लिखेंगे 1 + cos थीटा बटे साइन थीटा, और माइनस यहाँ पर 1/sin थीटा। इधर एलसीएम लेंगे cos थीटा, हल करेंगे तो यहाँ पर cos थीटा आ जाएगा, ये प्लस sin थीटा आ जाएगा, और ये +1 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो इधर sin थीटा प्लस cos थीटा -1 और सबके बटे sin थीटा, ठीक है ना। फिर आप क्या करेंगे, इसको अलग कर लेंगे इस तरीके से, जैसे मैंने किया इस तरीके से। अब ऊपर वर्गांतर नियम नजर आ रहा होगा, इसको पूरे को a + v a - v इस तरीके से। तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर -1 का वर्ग, नीचे हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है ना। तो ऊपर जब इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा
+2 साइन थीटा कॉस थीटा और -1 नीचे हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है ना, इनटू में। तो आप देख पाएंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को तो 1 कहेंगे, तो ये हो जाएगा 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 और बटे साइन थीटा कॉस थीटा। इससे ये चला गया, इससे ये चला गया। देखिए सबसे पहले आप इनको काटेंगे, इसके बाद इसको काटेंगे, ठीक है। तो आंसर आपको मिलेगा 2। पहले इसको काटेंगे, फिर बचेगा आपके पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा भी चला जाएगा अगले स्टेप में, तब आएगा आंसर आपका 2। अब चूंकि यहाँ हम बहुविकल्पी क्वेश्चनों को कर रहे हैं, तो यहाँ जितना आप स्टेप कम कर पाओ उतना आसान रहेगा आपके लिए। यहाँ कोई आप विधिवत हल करने के लिए नहीं बैठे हुए ना, जितना आप सही से सोल्व कर पाओ, जितना स्किप कर पाओ उतना आप स्किप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। जैसा कि आप लोगों को पता है घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती है, किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती है। तो ये 0.7 हो सकती है। 15% बोले तो 15/100, बिल्कुल काटेंगे पीटेंगे ये 1 से कम आएगा, तो ये भी हो सकती है। 0.7 जो है 1 से कम है, ये भी सही है। -1.5 देखिएगा ये गड़बड़ है मामला। अच्छा एक बात, अब आप कहेंगे ये तो 1 से कम है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन माइनस में भी नहीं हो सकती है, ये भी 1 से अधिक भी नहीं हो सकती है और 0 से कम भी नहीं हो सकती है, ठीक है ना। 0 दरअसल प्रायिकता जो होगी किसी घटना की वो होगी 1 से कम, ठीक है ना, और 0 से अधिक। यहाँ पर प्रायिकता जो होगी वो 0 से अधिक होगी, 1 से कम 0 से अधिक, ये होगी किसी घटना के घटने की प्रायिकता। समझ रहे हैं आप। तो ये माइनस में है दरअसल, अगर प्लस में भी 1.5 होता तब भी नहीं होता, और माइनस में 1.5 है फिर भी नहीं होगा, ठीक है। समझ गए क्यों नहीं होगा, क्योंकि माइनस है इसलिए नहीं होगा, और प्लस में अगर होता तो 1 से अधिक होता इसलिए नहीं होता, ठीक है। ये 2/3 हो सकता है। तो 0 से कम और 1 से अधिक किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, ये याद रखना। आगे देखिएगा, इसमें लिखा है संचयी बारंबारता सारणी की रचना करना निम्नलिखित में उपयोगी होता है। देखिए संचयी बारंबारता का प्रयोग कहाँ पड़ता है। संचयी बारंबारता का प्रयोग हम करते हैं माध्यिका ज्ञात करने में, माध्यिका के अंकलन में करते हैं। जहाँ माध्यिका ज्ञात करते हैं वहाँ हम जरूरत पड़ती है हमको, तो माध्यक के लिए, ठीक है। माध्य मतलब समांतर माध्य होता है, और ये माध्यिका को माध्यक भी कहते हैं। तो माध्यक के हल के लिए हमें जरूरत पड़ती है संचयी बारंबारता, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें लिखा है आंकड़ों इतने का बहुलक। देखिए जो संख्या सबसे अधिक बार आए वही बहुलक होगा। तो इसमें 2 जो है कितनी बार, 1 मिनट, अरे भाई क्या क्या होता है। देखिएगा ये 2 जो है कितनी बार आया, 2 बार। 3 कितनी बार आया, 2 बार। 7 कितनी बार आया, 3 बार। 5 कितनी बार आया, 1 बार। तो सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आई, 7, ठीक है ना। तो बहुलक आपका क्या हो जाएगा, बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार आया वही बहुलक, बहुलक 7। कौन सा विकल्प सही, डी इज द राइट आंसर।
लास्ट क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं और बस इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर देंगे। लिखा है यदि किसी वंटन का माध्य 16 और बहुलक 13 है तो वंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए फार्मूला होता है बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यक या माध्यिका, ठीक है, और -2 इंटू माध्य होता है। तो यहाँ पर बहुलक कितना है 13, बहुलक 13 है। 3 इंटू माध्यक कितना है, माध्यक कुछ भी नहीं पता है, माध्यक नहीं पता, लेकिन माध्य पता है 16 है। ये 16 दूनी 32 हो जाए, इधर लेके आओ। 13 + 32 बराबर 3 इंटू माध्यक। तो 3 2 5 1 4 45 और 3 का इधर भाग लगा दो, बचा क्या माध्यक, है ना। तो इससे जब इसको काटेंगे 15, तो माध्यक जो है क्या मिलेगा जाके 15। कौन सा वी पार्ट इज द राइट आंसर। तो फाइनली आपने 20 प्रश्नों को बड़ी आसानी से सोल्व कर लिया है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के पास शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आपको मेरा सपोर्ट करना है। अगर आप चाहते हैं फिर आप हमसे जैसी मेहनत चाहें वैसी करवा सकते हैं। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे और मुझे अच्छा लगेगा इस, क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा लगेगा, मैं और डबल मेहनत करने के लिए तैयार हो जाऊंगा और तैयार हूँ। फिलहाल मैं कर भी रहा हूँ, लेकिन आप चाहेंगे तो और जुनून के साथ आगे बढ़ जाऊंगा आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों के पास शेयर कर दें, ताकि हमारा भी कुछ भला हो सके और जब मैं आपको यहाँ करवाऊँगा तो आपका भी भला होगा। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।